व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मटेरियलिटी, जरा एक एक लाइन में मेंशन कीजिए। तो सर मटेरियलिटी मींस ऐसी इंफॉर्मेशन, सिग्निफिकेंट मैटर, जिसको अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर दिया जाए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऐसी इंफॉर्मेशन जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि सर एक कंपनी अपने रिलेटिव पार्टी से ट्रांजेक्शन करती है। जैसे लेट से मेरी कंपनी का एग्जांपल ले लो, मेरी दो कंपनी, AKPIS और एक AKPIS इंटरनेशनल। इनमें हम सेलिंग ऑफ बुक्स करते हैं, सेल करते हैं बुक्स। तो बताइए क्या यूजर के लिए जानना जरूरी है? क्या यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जानना जरूरी है कि कंपनी की रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी है? यस और नो? और जानना जरूरी है तो क्यों जरूरी है सर? डेफिनेटली जानना जरूरी है क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आप आपकी रिलेटिव पार्टी से फेयर डीलिंग ना कर रहे हो। रिलेटेड पार्टी के साथ में किए गए ट्रांजेक्शन ही तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड कर सकते हैं। तो दैट्स वाई आपको ये बात ध्यान रखना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमेशा मटेरियलिटी होगी। तो मटेरियलिटी के बारे में हमने तीन बातें करी थी। थोड़ा सा सिंपल रिकैप दे रहा हूं। अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और डिस्क्लोजर। सर अकाउंट बैलेंस में आपने बताया था जैसे मान के चलिए मेरी बुक्स में कोई हैवी लोन आ रहा है, तो ये क्या है? अकाउंट बैलेंस है। तो ये इंफॉर्मेशन बहुत मटेरियल होगी। क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो सकती है कि मैं अपने रिलेटेड पार्टी से बहुत सारे ट्रांजेक्शन करता हूं, ये क्या है? क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। दूसरी बात डिस्क्लोजर। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी के ऊपर एक लिटिगेशन चल रहा है और कंपनी बोल रही है कि यार ये इस लिटिगेशन में जो डिसीजन है हमारे फेवर में आ सकता है। तो सर नट शेल में आपने जो प्रीवियस लेक्चर में पूरा डिटेल हमें समझाया, मटेरियलिटी वो इंफॉर्मेशन जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके, उसको हम बोलते हैं। और मटेरियलिटी हम अकाउंट बैलेंस के लेवल पर, क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन पर और डिस्क्लोजर लेवल पर देखते हैं। अब मैं अगर आपसे एक फीडबैक पूछूं, क्या आपको मटेरियलिटी 100% समझ में आ गई है, यस और नो? पहले तो ये बात बेसिक लेवल पर, अभी पूरा एडवांस लेवल पे नहीं बात कर रहे। मतलब अगर मैं आपसे कोई सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछूं तो उसका आंसर आप दे पाएंगे ना? जैसे मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में पूछा था, एक कंपनी में कंपनी के डायरेक्टर ने कंपनी की फंड से अपने लिए कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर कर लिया और वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेट से 10,000 अमाउंट है। तो ये अमाउंट मटेरियल है या नहीं है? यूजर के लिए जानना जरूरी है या नहीं है? डेफिनेटली जानना जरूरी, क्योंकि डायरेक्टर एक ट्रस्टी की पोजीशन पे होता है। डायरेक्टर कंपनी की एक सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे, और वही डायरेक्टर कंपनी के फंड को अपने लिए यूज कर रहा है, भले ही अमाउंट बहुत छोटा है। तो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि अमाउंट बहुत छोटा, किसने किया ये भी मैटर हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मटेरियली को इंडिविजुअल और इलीगल में भी देखा जा और एग्रीगेट में भी देखा जा सकता है, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया। ये प्रीवियस लेक्चर का रिकैप दे रहा हूं, तो कोई स्टूडेंट अगर आज से बैठ रहा होगा तो हो सकता है कि उसको प्रीवियस लेक्चर रिकॉर्डिंग्स में देखना पड़ेगा। ज्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 4-5 लेक्चर हुए हैं, 6 लेक्चर है। तो डेफिनेटली आप इसको कवर कर लेंगे 6 आवर की स्टडी में। और मैंने आपको एक बैंक के स्कैम का भी एग्जांपल दिया था कि वो छोटे छोटे, तो वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये सारा हमने डिस्कशन कर लिया था, तो मैं उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन अब जो कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो शायद सबसे टेक्निकल पड़ेगा, और हो सकता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल भी करो, लेकिन हम बहुत सारे एग्जाम्पल इसके ऊपर देंगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अभी तक मटेरियलिटी लेवल आप समझ चुके हैं कि सर मटेरियलिटी लेवल, अच्छा मटेरियलिटी लेवल सेट कौन करता है, ऑडिटर या कंपनी? मटेरियलिटी लेवल इज डिजाइन बाय द ऑडिटर। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप चेक कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक कर रहे हैं, तो आपने
P&L में तो बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, तो आपने बोला कि यार हर ऐसा एक्सपेंसेस जिसकी कीमत $10,000 है उसको पूरा डिटेल में चेक करेंगे। आपने मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड किया? एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया। अब हम आगे जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत टेक्निकल है। अगला जो डिस्कशन है वो है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। ये लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। इज लेस देन द मटेरियलिटी लेवल एज ए होल फॉर द फाइनेंशियल स्टेट। मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है वो एक्चुअल मटेरियलिटी लेवल से बिलो सेट की जाती है। क्या लिखे हैं? लिखा है, लाइन को पढ़ो। सेट बाय द ऑडिटर इट लेस देन द मटेरियलिटी फॉर स्टेटमेंट एज ए होल फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन बैलेंस और डिस्क्लोजर। मतलब ऐसा समझो कि आपने कंपनी के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बैलेंस शीट आ गई और P&L आ गया। आपने बोला यार $70,000 मेरे लिए मटेरियलिटी लेवल है, कि अगर फाइनेंशियल बैलेंस शीट में सारा अमाउंट मिला लिया जाए और P&L में अगर सारा अमाउंट मिला लीजिए और अगर सारा का सारा मिलाकर अगर 70,000 का मिस स्टेटमेंट है तो उसको मैं मटेरियल मानूंगा ओवरऑल। आप क्या बोल रहे हो? ओवरऑल। आप इंडिविजुअल नहीं बोल रहे हो। लेकिन आपने क्या किया, जब किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट की तो वहां पर आपने बोला कि यार 10,000 ही सेट करते, जैसे कि अकाउंट रिसीवेबल। पूरी बैलेंस शीट के लिए 70,000, लेकिन अकाउंट रिसीवेबल के लिए 10,000। क्योंकि आपका सोचना है कि अगर अकाउंट रिसीवेबल 10 अकाउंट रिसीवेबल में मिस्टेक हो गई तो बताइए टोटल मिस स्टेटमेंट कितना हो गया? मैं आपसे पूछ रहा हूं टोटल मिस स्टेटमेंट कितना हो गया? जल्दी दीजिए आंसर इस बात का कि 10। सर 1 लाख का हो गया। तो बताइए पूरा का पूरा बैलेंस शीट मटेरियलिटी लेवल से ज्यादा मिस स्टेटमेंट है या कम है? मोर है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि जब किसी भी इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो मटेरियलिटी लेवल सेट की जाती है, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करते हैं तो वो एक्चुअल मटेरियलिटी लेवल से कम सेट करते हैं। उसका रीजन कि अगर वो अनकरेक्टेड और अनमिसस्टेटमेंट एग्रीगेट कर दिया जाए ना तो वो कहीं ना कहीं एप्लीकेबल मटेरियलिटी से एक्सीड कर जाएंगे। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? क्योंकि ये बात बहुत बच्चों को कई बार समझ में नहीं आती। मुझे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखी। मतलब सर जो ओवरऑल मटेरियलिटी है उससे कम, जैसे मैंने यहाँ पे ओवरऑल मटेरियलिटी 70,000 सेट की थी, लेकिन मैंने जब इंडिविजुअल अकाउंट को चेक करने गया तो मैंने बोला नहीं यार 70,000 तो पूरे इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, हम तो केवल अकाउंट रिसीवेबल को चेक कर रहे हैं। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो मटेरियलिटी लेवल है वो आपने क्या सेट कर ली? 10,000 सेट कर ली। क्यों सर 10,000 सेट कर ली? क्योंकि आपको पता है कि अगर बहुत सारे अकाउंट रिसीवेबल को मिला दिया जाएगा तो वो कहीं ना कहीं किससे ग्रेटर देन हो जाएंगे? इंटायर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मटेरियलिटी लेवल से एक्सीड हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई जब इंडिविजुअल लेवल पर आप परफॉर्मेंस करने जाते हैं तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ नहीं चेक करते हैं। क्या आप पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक साथ चेक करते हैं? नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक एक आइटम को चेक करते हैं। लेट से आप सेल्स को चेक कर रहे हैं, लेट से आप अकाउंट रिसीवेबल को चेक कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज ऑलवेज बी लेस देन, एमसीक्यू का क्वेश्चन, performance materiality is amount set by the auditor it less than the materiality for statement as a whole और पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन। जैसे आपने डिसाइड किया कि यार कंपनी का 2023 का जो सेल्स है उसमें ओवरऑल मिस्टेक अगर 70,000 की हो जाएगी तो भी चल जाएगा, क्योंकि कंपनी करोड़ों अरबों रुपए की सेल करती। लेकिन जब आप सेल करने आए, यहाँ पे चेक करने आए, बोले यार एक काम करो, पहले एक्सपोर्ट की सेल चेक करो, फिर जीएसटी वाली चेक करो, फिर नॉन जीएसटी वाली चेक करो, तो यहां पर भी क्या 70-70 होगा या यहां से 70 से नीचे होगा?
यहां पर हम 70 करें या बिलो से 70 करें, कौन इस बात का आंसर देगा? सर यहां पर हम क्या करेंगे, बिलो। तो हमने यहाँ पे 20 कर लिया, यहाँ पे हमने 15 कर लिया, यहाँ पे हमने 10 कर लिया। यार इसमें क्योंकि हमें पता है इन सबका कंबाइंड टोटल ओवरऑल क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या हो सकता है, 70,000 से। तो सर नटशेल में आप यही कहना चाहते हो, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज लेस देन द एक्चुअल मटेरियलिटी। उसके बाद नीचे एक और एग्जांपल बहुत अच्छे से मैंने दिया हुआ है, एक दो चीजों को एक्सप्लेन किया है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी टिपिकल, ये लाइन को हाईलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। परफॉर्मेंस मटेरियल टिपिकली सेट इट लेवल लोअर देन दी ओवरऑल मटेरियलिटी। पहली बात तो ये, इट अलाउ ऑडिटर टू फोकस ऑन इंडिविजुअल अकाउंट्स और ट्रांजेक्शन दैट वाइल नो मटेरियल इन आइसोलेशन कुड व्हेन एग्रीगेट और अब देखो ये लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, कंसीडर इन कंजक्शन विद अदर इश्यूज हैव मटेरियल इंपैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। मतलब वो आपसे अगर बिल्कुल लेमन टर्म में समझे तो वो ये आपसे कहना चाहते हैं कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी आपकी जो है वो ओवरऑल से कम होना चाहिए, क्योंकि वो अदर फैक्टर के साथ में ओवरऑल मटेरियलिटी से क्या हो सकती है, एक्सीड कर सकती है। उसका बहुत बड़ा रीजन ये भी होता है कि आप ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल से कम मटेरियलिटी लेवल पे, जैसे मान के चलो, एक मुझे प्रैक्टिकल एग्जांपल में देना, आपके पापा ने आपको बोला गाड़ी तुम बेटा 60 के ऊपर ड्राइव कर सकते, 60 तक ही ड्राइव कर सकते हो। तो रिस्क और कब कम हो जाएगी, जब मुझे बताओ एग्जैक्ट 60 पे कम हो जाएगी या 60 से कम पे ड्राइव करने से? आपके फादर साहब ने बोला गाड़ी चला रहे हो बेटा, मैंने 60 के ऊपर, आपकी 60 के ऊपर परमिशन नहीं दी। मुझे बताओ क्या इंटायर रोड पे आप 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चला सकते हो? नहीं चला सकते, नहीं चला सकते। क्यों? क्योंकि दूसरी सिचुएशन ऐसी आई जाएगी कि आपको कई जगह 60 के ऊपर भी जाना पड़ जाएगा, हाईवे है, बिल्कुल कोई नहीं है, लेकिन कई बार आपको ट्रैफिक आ जाएगा। तो आपने क्या किया, आपने ओवरऑल से जब एक्चुअल परफॉर्मेंस करने आए तो बोले यार अपन किसी समय आगे बढ़ जाएंगे और किसी समय नीचे चले जाएंगे, तो अल्टीमेटली एवरेज क्या हो जाएगा, 60 के ऊपर जाएंगे ही नहीं। ये मैंने आपको किससे एग्जांपल दिया, एक नॉन ऑडिट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस करते समय पोटेंशियल रिस्क बहुत ज्यादा ना हो जाए, जो लिमिट सेट किया उससे ज्यादा ना हो जाए, इसलिए परफॉर्मेंस देते समय मटेरियलिटी को और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को ओवरऑल मटेरियलिटी से क्या कर लिया जाता है, कम सेट कर लिया जाता है, टू इंश्योर दैट ऑडिट इफेक्टिवली एड्रेस पोटेंशियल रिस्क एंड मिस स्टेटमेंट विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सेसिव रिसोर्सेज ऑन दी इमटेरियल मैटर्स। तो अब एक और बात मैं आपसे पूछता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ओवरऑल मटेरियलिटी लेवल 70,000 है, तो मैं सर 1000 ही सेट कर लेता हूं, उससे क्या नुकसान होगा? मैं अब आपसे पूछता हूं कि मटेरियलिटी से बहुत ज्यादा लेवल नीचे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करने का नुकसान क्या होगा? इसका एग्जांपल आपने मुझे सभी ने देना है। कि मैं आपको ये भी एक बात बोलता हूं कि आपके पेरेंट्स ने आपको बोला 60 किलोमीटर प्रति आवर की घंटे से चलाना, आप तो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की से चला रहे हो, क्या नुकसान होगा इससे? अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक्चुअल मटेरियलिटी से और भी ज्यादा लो सेट कर ली जाए तो व्हाट विल बी द लॉस? अंकुर ने तो सही लिख दिया, बाकी सब भी लिखे। देखो यहीं से आपको जब क्लास में आप पढ़ रहे हो तो आंसर देना बहुत जरूरी है। चंदन पाल का भी आंसर ठीक है और दीपक का भी ठीक है, बाकी लिख नहीं रहे कुछ। देखो गुरनूर तुमने लिखा तो ठीक है, वी हैव टू पुट एक्सेसिव वर्क ऑन। नीतीश ने थोड़ा सा टेक्निकल लिखने की कोशिश की, सर ऑडिट प्रोसीजर एक्सीड। सबसे बेटर आंसर मालूम है क्या है, कि अगर हम परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को बहुत ज्यादा लो लेवल पे सेट कर लेंगे तो हम इमटेरियल आइटम के ऊपर भी अपना एफर्ट वेस्ट कर देंगे। अब आप सोचो ना, आपके फादर साहब ने बोला कि भैया 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चलाना, आप तो उनकी बात को ऐसा ठहर के बढ़ गए कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हो, तो आप समय से पहुंच ही नहीं पाओगे। जहां और जहां रिस्क नहीं है, जहां हाईवे पे कोई है ही नहीं, ना आगे ना पीछे, वन वे, कोई आगे से गाड़ी आने के चांस नहीं, पीछे से भी गाड़ी बिल्कुल लाइन से आ रही है, 6 लेन रेन है, वहां पे आप 10 किलोमीटर प्रति घंटे से चला रहे हो,
तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। इसी तरीके से आपको बोला गया था कि आपको अकाउंट रिसीवेबल पे 30,000 की मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करना चाहिए, आप 15,000 पे सेट करके बैठे हो, तो आप ऐसे बिल को भी चेक कर लोगे जो कि इमटेरियल है। तो टाइम कॉस्ट इफेक्ट, तो यही तो लिखा है। अब यहां क्या लिखा है, पोटेंशियल रिस्क एंड मिस स्टेटमेंट विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सेसिव रिसोर्सेज ऑन इमटेरियल। तो क्या होता है कि जब आपके सामने ये टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएगा बन के, तो शायद आप अभी वैसा ना सोच पाओ। देखो अगर लैंग्वेज में वही लिखा है, इस लाइन को पूरा पढ़ो, द पर्पस ऑफ परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इंश्योर दैट ऑडिट इफेक्टिवली एड्रेस पोटेंशियल रिस्क एंड मिस स्टेटमेंट विदाउट एक्सपेंडिंग एक्सेसिव रिसोर्सेज ऑन इमटेरियल। मतलब आपको पता है कि यार मुझे मेरी परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इतनी तो सेट करनी चाहिए जिससे मैं अननेसेसरी टाइम को वेस्ट ना करूं। तो ये सारी चीजें, अब यहां पर एक और मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया। अब ये एग्जांपल मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट बुक्स से देता हूं, दैट्स व्हाई ये नोट्स आपके बहुत काम आएंगे, क्योंकि ऐसा प्रैक्टिकल एग्जांपल किसी रिव्यू प्रोवाइडर की बुक्स में भी नहीं है। अब ये एग्जांपल मैं रिसर्च करके लेकर आता हूं। जैसे देखिए यहां पे एक एग्जांपल दिया है, सपोज ऑडिटिंग फर्म इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी XYZ एंड दे हैव कैलकुलेट ओवरऑल मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड 5 लाख। तो आप एक XYZ कंपनी का ऑडिट कर रहे थे और आपने डिसाइड किया वेरियस फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को कंसीडर करते हुए। चलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या मटेरियलिटी लेवल इंटरनल कंट्रोल को देखकर भी डिसाइड किया जा सकता है क्या? गुरनूर नो क्यों लिखा बेटा? क्या किसी कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता तो आप आपका मटेरियलिटी लेवल हाई सेट करोगे या लो सेट करोगे? मैं आपसे ये पूछता हूं। चलिए मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा, लो या हाई, ये आंसर मुझे आप सभी से चाहिए। सभी से मतलब सभी से मैंने पूछा कि अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल बहुत अच्छा है। अब देखो मैं अब आपको और आसान भाषा में पूछता हूं, अभी मैंने थोड़ा सा बुक की लैंग्वेज में पूछा ना, तो देखो मोस्ट ऑफ द 50% स्टूडेंट के आंसर गलत हो गए। अभी मैंने आपसे क्या पूछा कि अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो तो मटेरियलिटी लेवल हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं कि मेरा AKPI इंस्टीट्यूट है, मैं कैश से पेमेंट लेता ही नहीं हूं, मैं जो भी लेता हूं वो बैंक से लेता हूं, तो इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है सर। तो मेरा जो ऑडिटर होगा वो बड़ी फीस वाले कोर्स को चेक करना ज्यादा पसंद करेगा या छोटे कोर्स वाले? लाइक हमारा एक कोर्स है क्विक बुक, उसकी फीस लेट से 15-20 हजार रुपए, और CPA की फीस मोर देन 1 लाख है। तो वो किस में ज्यादा इंटरेस्ट होगा, 1 लाख वाले में या 15-20 हजार वाले में? किसको ज्यादा तरीके से वो चेक करना पसंद करेगा? वो बिग ट्रांजेक्शन को तो यहाँ पे मटेरियलिटी लेवल उसने लेट से 1 लाख सेट किया है, या वो 10 के सेट करेगा? तो अभी जिन्होंने लो बोला था, आप वो क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पे देखो, वो तुरंत इस एग्जांपल में 1 लाख आंसर देना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने दिमाग लगाया कि सर का बैंक अकाउंट में पूरा पैसा आता है, तो जो ज्यादा फीस है तो मटेरियलिटी लेवल वहीं पे गड़बड़ हो सकती है सर, अगर हो भी गई तो। छोटे में छोटे मोटे को थोड़ी चेक करोगे तो मटेरियलिटी लेवल आप हाई रखोगे ना, वहां पे लो क्यों रखोगे? तो सर हमने क्या बोला, अब देखो ये चीजें एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी देगा आपको, वो तो लिखेगा if the company's internal control is weak, materiality level should, मतलब materiality threshold should be higher or should be lower, वो अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे। तो आप तो फिर रट्टा मार रहे हो, हाई और लो तो भूल सकते हो, लेकिन कभी भी ये लॉजिक नहीं भूल सकते कि यार अगर कंट्रोल बहुत अच्छा है तो फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे, तो हम छोटे मोटे बिल पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करें, हम तो बड़े ट्रांजेक्शन देखकर बाहर हो जाएंगे। ये लॉजिक है, दिस इज द लॉजिक। तो आपको लॉजिक बिल्ड करने पड़ेंगे। तो यहां पर जैसे लिखा है, किस कोई स्टूडेंट मुझसे पूछ सकता सर ये वेरियस फैक्टर डिसाइड करके कंपनी ने डिसाइड किया कि इस कंपनी में हमें 5 लाख तक के ट्रांजेक्शन को चेक करना है, ओवरऑल मटेरियलिटी, मतलब अगर हम अकाउंट रिसीवेबल को, सारे अकाउंट रिसीवेबल को जोड़ दें सारे, या ओवरऑल, तो वो 5 लाख तक का हमारे लिए क्या है, मिस स्टेटमेंट। इसके ऊपर चले जाएगा तो हमारे लिए टेंशन वाली बात है। मतलब मटेरियलिटी लेवल का मतलब ये होता है कि ये लिमिट है कि इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए।
अब जब आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट करने आए तो आपने कितनी सेट की? 60%, कि यार 3 लाख तक के बिल चेक करो, जिस भी इंडिविजुअल कस्टमर को 3 लाख का माल बेचा उसके बिल को पूरा चेक करो। मतलब आपने क्या बोला अपने को, आपके पास लेट से 100 करोड़ के अकाउंट रिसीवेबल थे और आपने डिसाइड किया कि यार ये $5 लाख तक की मिस्टेक स्टेटमेंट चल सकती है इन 100 करोड़ में, तो ये तो ओवरऑल मटेरियलिटी है। लेकिन आपने बोला अपनी टीम को कि बोले यार जब भी बिल चेक करने जाओगे ना, तो जिस भी कस्टमर को $300,000 का माल बेचा उसके पूरे बिल चेक कर लेना, उसका पूरा हिसाब हिसाब किताब निकालेंगे, उससे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भी मांगेंगे, उसके सेल बिल भी चेक करेंगे, उसका सेल ऑर्डर भी चेक करेंगे, उससे एक्चुअल में कैश आया कि नहीं आया चेक करेंगे, सब कुछ चेक करेंगे। ये आपने डिसाइड किया, तो आपने यहाँ पे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी 3 लाख। तो मुझे बताइए अब एक ऑडिटर को क्या 2 लाख वाले बिल में चेक करना चाहिए, जिस जिस कस्टमर को 2 लाख का गुड्स बेचा हो हमने? नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, बिलो दी मटेरियल। लेकिन अगर एग्जामिनर बिल्कुल ऐसा पूछ ले कि सर 290 वाले करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो क्या आंसर दोगे? अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। हाँ, अंकुर ने एक बहुत बढ़िया वर्ड लिखा, देखो बस मैं यही चाहता हूं। देखो आप सब लोग यस और नो में आंसर दे रहे हो, ये इससे बचो। मे चेक, मे सीपीए में आपको ऑडिट पास करना है तो ये मे बी पॉसिबल वर्ड बड़ा काम का है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं जा सकते, देखो नो भी लिखा है। बट ऑडिटर वुड स्टिल कंसीडर इट इज इन द एग्रीगेट, वुड कंसीडर मतलब वो कर भी सकता है। हम कसम खा के नहीं बैठेंगे कि 3 लाख सेट कराए तो 3 लाख के नीचे को चेक ही नहीं करेंगे, वुड कंसीडर। ये चीजें अगर आपने दिमाग में बिठा लोगे, ये चीजें कि सर कई बार जनरली भी हो सकती है, मे भी हो सकता है, जनरल आंसर हो सकते हैं, ऐसे आंसर ज्यादा सही होते हैं। आप देखना अभी आप ऑडिट में जब क्वेश्चन करोगे ना, ये बातें आप खुद ओवर द पीरियड एक्सपीरियंस करोगे। सीपीए का ऑडिट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि न्यूमेरिकल थोड़ी है कि यहाँ पे कोई इसमें कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछना। और अब तो बहुत अच्छी बात हो गई, अब तो कृपा हो गई भगवान की आप लोगों को, क्योंकि 2 टैक्स के पेपर आ गए तो न्यूमेरिकल तो ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही पेपर में न्यूमेरिकल आपको FAR, बाकी पूरा थ्योरी हो गया सीपीए। अगर आप रेगुलेशन के पेपर को कंसीडर करोगे 20-30% उसमें न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी सारे थ्योरी वाले आते हैं। थ्योरी ज्यादा हो गई तो थ्योरी अच्छी लग रही, मैंने वो अच्छा लगता है नंबर क्रंचिंग। हम्म, थ्योरी इज गुड और नंबर क्रंचिंग इज गुड। थ्योरी ना, थ्योरी में बस थोड़ा सा ध्यान रखना, नंबर क्रंचिंग में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अपने कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा एग्जाम में। ये ब्यूटी है नंबर की कि कैलकुलेटर पे आंसर सामने दिखेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन थ्योरी में कभी भी आंसर सामने नहीं दिखेगा। तो अगर नंबर क्रंचिंग पसंद है तो फिर आप आगे डिस्कस करेंगे कौन सा लेना चाहिए सब्जेक्ट। चलिए सर एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब हमने 3 लाख मटेरियल लेवल डिस्कस कर लिया था, तो यहाँ पे हमें 3,50,000 का मिस स्टेटमेंट मिल रहा है इस अकाउंट में। तो ऑब्वियस सी बात है ये बिलो दी मटेरियलिटी लेवल है, बट जो हमारे हमने परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट की है उसके अंदर ही, तो इसको हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। द ऑडिटर वुड कंसीडर दिस स्टेटमेंट इज ए मटेरियल इन्वेस्टिगेट इन फर्दर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ इस लाइन को इंपॉर्टेंस मैंने क्यों दी है, मैं आपको कुछ चीज लेसन देना चाह रहा हूं इसीलिए। एग्जामिनर कई बार आपसे ना ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यार आपको कोई मिस स्टेटमेंट दिख गई तो क्या कंपनी की रिपोर्ट में लिख देंगे? चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपने किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अकाउंट रिसीवेबल में कोई मिस स्टेटमेंट देखा, तो क्या रिपोर्ट कर दोगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि आपने अपनी मटेरियलिटी लेवल 3,50,000 सेट की, 3 लाख सेट की और आपको 3,05,000 का कोई मिस स्टेटमेंट देखने को मिला, तो क्या सीधे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देना है इसको? तो एक बात ध्यान रखिए
क्या किसी पर्सन से ऐसा नहीं हो सकता कि वो 3 लाख, मिस स्टेटमेंट और एरर में बड़ा फर्क होता है, फ्रॉड और एरर में बड़ा फर्क होता है यार। कोई गलती मिलेगी ऑडिटर, तो ऑडिटर, आप अपनी लाइफ में देखो ना, जब आपकी कंपनी में ऑडिट होता था, कोई गलती मिलती थी तो वो सीधे अकाउंटेंट के पास आता था और वो उससे क्लेरिफिकेशन मांगता है। आपने देखा है कि नहीं देखा आपने प्रैक्टिकल लाइफ में? आपकी फॉर्म में ऑडिट तो होता ही होगा, चाहे इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट ही आते हो। लेट से आप यूएस बेस्ड कंपनी में काम नहीं करते, सीपीए नहीं आते आपके ऑफिस में, आपके ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंटेंट तो आते होंगे ना। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई मिस स्टेटमेंट देखते हैं तो वो क्या सीधे उठा के रिपोर्ट में लिख देते हैं? वो क्या करते हैं, फर्दर चेक करते हैं, फर्दर चेक करते हैं, अपनी और नई ऑडिट प्रोसीजर लगाते हैं कि यार सच में इसमें मिस स्टेटमेंट है या कोई एरर तो नहीं है, कहीं हम तो गलत तो नहीं है। तो क्या लिखा, देयर फॉर ऑडिटर वुड कंसीडर दिस इसमें स्टेटमेंट एज ए मटेरियल एंड इन्वेस्टिगेट इन फर्दर। तो रिपोर्ट में लिखने वाली हरकतें मत करना कभी भी कि डायरेक्ट आप लिख दो रिपोर्टिंग। जनरल एग्जाम नहीं है ये, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम है। यहां पर आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला नॉलेज में दे रहा हूं, मैं सारी चीजों को बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया हूं, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि डायरेक्ट पंच मारने की कोशिश मत करना एग्जाम में, एग्जाम में भी और ड्यूरिंग प्रैक्टिस भी। क्या लिखा है, मटेरियल है तो इन्वेस्टिगेट फर्दर करेंगे और चेक करेंगे कि सच में और कुछ नई चीज मिल जाए। दूसरा एग्जाम्पल, द ऑडिटर डिस्कवर मिस स्टेटमेंट इन स्मॉल एक्सपेंसेस अकाउंट 20,000। This misstatement is below both the materiality threshold 5 लाख और परफॉर्मेंस। तो देखिए यहां पे एक वर्ड लिखा है हमने, इन दिस केस द ऑडिटर माइट कंसीडर इमटेरियल एंड मे चूज नॉट टू परफॉर्म एडिशनल। मे वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मे चूज नॉट टू परफॉर्म एडिशनल प्रोसीजर assuming it doesn't have significant impact on the financial statement as a whole। तो आपको कंक्लूजन पर नहीं आना है कभी भी, आपको फूक फूक कर कदम रखना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सर परफॉर्मेंस। अब मुझे बताइए, दो एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद आपको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी और मटेरियलिटी में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा क्या? क्या यहाँ पे हम कोई फिक्स रूल बना सकते हैं कि सर ये मटेरियलिटी ये परफॉर्मेंस मटेरियलिटी? नहीं। तो सर अल्टीमेटली आप सिर्फ ये बता दो कि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का मतलब यही है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हेल्प ऑडिटर स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन focusing their effort on significant issues that could have material impact on the financial statement and avoiding excessive detailed review on immaterial matters which could be costly and time consuming. It allow auditor to effectively allocate their resources to areas that poses higher risk of material misstatement। मतलब अल्टीमेटली आपके टाइम और एफर्ट। तो अब एग्जामिनर आपको यहाँ पे और ट्रैप में लेने की कोशिश करेगा, वो यहाँ पे जानबूझ के डालेगा कि किससे आपका टाइम और रिसोर्सेज सेव होता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से या मटेरियलिटी से। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इतना ज्ञान सुनने के बाद फिर भी आप अगर मटेरियलिटी पे क्लिक करो तो फिर आपने सुना नहीं। तो मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरे लेक्चर सुनने के बाद आपके 70% क्वेश्चन बुक के भी सही हो जाएंगे, एग्जाम के भी सही हो जाएंगे, अगर आपने 2 बार ढंग से सुन लिया और उसका फाइनल रिव्यू नोट्स बना लिए। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी को आप जरा एक एक लाइन में डिफाइन कीजिए। सभी लोग एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसमें सिमुलेशंस हैं, तो क्योंकि फंडामेंटल चीजों को मैं बहुत डिटेल कवर कर रहा हूं, तो जरा मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं मटेरियलिटी और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी एक लाइन में डिफाइन कीजिए, जिससे आप लोग कुछ गलत तो नहीं समझे, मैं ये चेक कर लूं। जस्ट राइट डाउन 1 लाइन, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? लिख रहे होंगे, परवेज इक्वल वर्ड गलत लिखा है, लोअर लेवल ऑफ मटेरियलिटी नहीं। हाँ, सब लेवल ऑफ मटेरियलिटी वर्ड हम कह सकते हैं इसको। एहसान ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, एहसान का तो स्कोर भी अच्छा था, 70%, बढ़िया पढ़ रहे हो तुम। परफॉर्मेंस लेवल इज फॉर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन, हाँ ये और भी बेटर वर्ड है प्रियंका, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। परफॉर्मेंस मटेरियल सेट ऑन द इंडिविजुअल लेवल ऑफ ट्रांजेक्शन, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है।
बिल्कुल ठीक लिखा है, परफॉर्मेंस मटेरियल इज अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर लेस देन द मटेरियल अमाउंट फॉर सम अकाउंट बैलेंस ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा। तो ओवरऑल आप लोग सही समझे हैं। और परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हमेशा एक्चुअल ट्रांजेक्शन के एक्चुअली जब आप ऑडिट कर रहे होते हो तब डिटरमाइन की जाती है, टू डिटरमाइन सिग्निफिकेंस ऑफ मिसस्टेटमेंट इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सारी चीज। अब बीइंग ए ऑडिटर आपका काम क्या है, बार बार मैं पूछता रहता हूं आपसे, रिमाइंड कीजिए व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ योर। अब अपने आप को योर मान लो, आप सीपीए बन चुके हो, आपने अगर एकेपीआई ज्वाइन किया है तो एक पॉजिटिविटी बात तो ये कि रिजल्ट मेरा 90% है, तो अपने आप को सीपीएम मान के ये सोचा करो कि ऑडिट में व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ योर, आपकी क्या ड्यूटी है, बीइंग ऑडिटर आपका क्या टास्क है। जल्दी लिखो, इस बात के ऊपर बहुत तगड़े लेवल का डिस्कशन हो चुका है कि हमको ये बात नींद में भी याद होना चाहिए कि सर टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मटेरियल मिसस्टेटेड और नॉट, ये आपकी ड्यूटी है। अब ना 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 अंकुर, तुमने गलत लिख दिया। टू प्रिवेंट मिस स्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट। टू प्रिवेंट करना आपका काम नहीं है, आपका काम जो है उसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। तो सर ओपिनियन एक्सप्रेस किसके बेसिस पे किए जाते हैं, तो ओपिनियन एक्सप्रेस किए जाते हैं ऑडिट एविडेंस की बेसिस पे। तो ऑडिट एविडेंस शुड बी योर बेस। अब ऑडिट एविडेंस क्या होगा, तो टाइप्स ऑफ हैं। तो सर ओरल इंफॉर्मेशन, जैसे कि सर इंक्वायरी फ्रॉम द मैनेजमेंट, और एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, जैसे आप कंपनी के अकाउंटेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन पूछ सकते हो। जब कभी भी आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जाएं तो आप उससे क्वेश्चन पूछोगे ना, यार कितने कितने डायरेक्टर हैं, क्या कंपनी का कोई और ब्रांच ऑफिस है क्या, अरे कंपनी की फिजिकल जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है, मैनेजमेंट से आप क्या कर रहे हो, वर्बल रिस्पॉन्स, दिस इज योर ओरल इंफॉर्मेशन भी ऑडिट एविडेंस कंसीडर की जाती है। विजुअल इंफॉर्मेशन जो आप खुद देखते हो, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, बताइए कहां पर किस कौन से किन चीजों को आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हो, जहां पे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपके लिए काम आएगा। ओरल का डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता, डॉक्यूमेंट आपको बनाने पड़ेंगे कि आपने मैनेजमेंट से डिस्कशन किया। ऑडिट ऑडिट के भी तो, ऑडिटर के भी खुद के भी तो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसमें आप फिजिकल वेरिफिकेशन देखेंगे सर हम स्टॉक का, तो विजुअल इंफॉर्मेशन आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। पेपर डॉक्यूमेंट आर फिजिकल मटेरियल रिसीव फ्रॉम द क्लाइंट और अदर सच एस रिटन कंफर्मेशन। अकाउंट रिसीवेबल से आप पूछ सकते हो, उनको चिट्ठी लिख सकते हो, आप उनसे लेटर लिख सकते हो कि आपको वाकई में कंपनी को देना है कि नहीं देना है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन भी होती है, आईटी सिस्टम में भी होती है। विच वन इज मोर रिलायबल, मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें गलत आंसर दे सकते हैं। इन तीनों में टॉप कैटेगरी किसकी है, विजुअल, ओरल और पेपर। जरा रैंकिंग दे दो, जरा 3-2-1 और 1-2-3 रैंकिंग दे दो। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे गलत देंगे यहाँ पे। नंबर 1 साथ में लिखो, अगर मैं इसको ये लिखूं 1-2-3, मैंने ये लिखा, तो आप नीचे से ऊपर जाओगे या 1-2-3 या 3-2-1 इज द करेक्ट आंसर, या 2-3-1। तो सर ऑब्वियस सी बात है कई बच्चे विजुअल को बोलेंगे। विजुअल कभी भी पेपर डॉक्यूमेंट से ज्यादा रिलायबल नहीं हो सकता, बताओ क्यों, मैं प्रूफ कर दूंगा आपको, और मैंने ये देखा हुआ है। आपने कभी स्टॉक ऑडिट सुना है, स्टॉक ऑडिट? एक कंपनी का हमने देखा था, उन्होंने ना, उनके पास बहुत ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ था और उन्होंने उस स्टॉक के अगेंस्ट में लोन ले रखा था। तो देखना जब कभी भी कंपनीज बैंक से लोन लेती है ना, तो स्टॉक के वहां पे बैंक का नाम लिख दिया जाता है। जैसे वहां पे लिखा था पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। जब पंजाब नेशनल बैंक वाले वेरिफिकेशन करने आते थे तो वो पीएनबी का बोर्ड लगा देते थे, और जब एसबीआई वाले वेरिफिकेशन करने आते थे तो वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड लगा देते, बोर्ड चेंज हो जाता था। बहुत सारी कंपनीज करती हैं इंडिया में कि स्टॉक के साथ में जिस बैंक ने फाइनेंस किया है वहां पे वो अपना बोर्ड लगाती, तो वो जब पीएनबी वाले आते थे तो दीवार पे पीएनबी हो जाता था,
और जब एसबीआई वाले आते थे तो एसबीआई हो जाता था, दीवार ही चेंज हो जाती थी। तो सर हम तो फिजिकली देख के आ गए स्टॉक पड़ा है। अरे फिजिकली देख कर आ गए तो क्या हुआ, वो स्टॉक पड़ोसी का भी तो हो सकता है, वो स्टॉक बेचा भी तो हो सकता है, वो स्टॉक आपका है ही नहीं एक्चुअल में, किसी और का रखा हो, ये तो फिजिकल वेरिफिकेशन से क्या होगा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल। तो आप कैसे कह सकते हो, इसलिए मैंने बोला था कि आप लोग विजुअल को भी फर्स्ट डाल लेंगे कुछ बच्चे। मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने आपको एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक अच्छे अकाउंटेंट की निशानी क्या बताई है, शक की बीमारी। वन वे भी क्रॉस करते हैं तो डबल साइड देखते हैं सर हम। तो हम कोई चीज देखी हुई है उसके ऊपर भरोसा नहीं करते, हमने जो देखा है उस पे नहीं, जो हमारे पास रिटर्न में है। क्योंकि आज से 2 साल बाद अगर वो केस ओपन हो गया तो क्या देखी हुई बात बताओगे कि रिटर्न बताओगे, देखो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। आप सोचो ऑडिटर एविडेंस क्यों रखता है, कोर्ट में आपको कोई केस आप सोचो कोई कोर्ट में क्रिमिनल केसेस भी होता है तो विजुअल विटनेस से ज्यादा वो एविडेंस दूसरा मानते हैं, जिसको डॉक्यूमेंट पे क्या किया जा सके, प्रूफ किया जा सके। क्योंकि वो जो देखा है वो 2 साल बाद आप थोड़ी बता सकते हो। तो दैट्स वन, नंबर वन रैंकिंग जो होगी वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन की होगी। सेकंड और थर्ड, और जो विजुअल और ओरल है उसको मैं इक्वल वेटेज दूंगा, क्योंकि वो प्रूफ नहीं किए जा सकते। देखा जाए तो रिलायबिलिटी से प्रूफ नहीं किए जा सकते दोनों। तो मैं यहाँ पे दोनों को इक्वल रैंकिंग दूंगा कि विजुअल और ओरल। ऑडिटर के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए विजुअल बेटर हो सकता है, ऑडिटर के सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए विजुअल इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, क्योंकि हम यहाँ पे बोल रहे हैं ऑडिट एविडेंस, ऑडिटर के सेटिस्फेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो आई गेस आप भी इस बात से अग्री करते होंगे, अग्री करते हो कि डिसअग्री, कुछ अगर डिसअग्री करते हो करो तो लिख दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं और बेटर एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आप कभी डिसअग्री हो मेरी बात से तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सर एक इंपॉर्टेंट लाइन है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। क्या मीनिंग होता है सफिशिएंट? सफिशिएंट का मतलब किससे है, रिलायबिलिटी से है या क्वांटिटी से है या क्वालिटी से है? 3 वर्ड यूज किए मैंने, क्वालिटी, क्वांटिटी और रिलायबिलिटी। और मैं अभी आपसे केवल एक ही वर्ड के ऊपर फोकस करने की बात कर रहा हूं। सोचो ऑडिट में आपको इतना सब सोचना पड़ेगा, सफिशिएंट। जितने लोगों को रिलायबिलिटी लगता है वो गलत है। सफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी, नंबर, संख्या। सरकार बनाने के लिए देश में कितने सांसद की जरूरत होती है पता है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। पता ही होगा आप सभी को यार कि नहीं पता है। अभी चुनाव आने वाला है 272। तो वो हम वो बोलते हैं ना हमारे पास सफिशिएंट नंबर है। सर दूसरों के खरीद लेंगे वो मैटर अलग है, तो हमारे पास जो है वो तो अभी क्वालिटी, रिलेवेंट हमारी ही पार्टी के हैं, तो एप्रोप्रिएटनेस मतलब रिलेवेंस। अभी कई बार आपने देखा होगा वो मिनी जुली सरकार बनती बोले हमारे हमारे संपर्क में है, तो वो संपर्क वाले रिलायबल हैं या नहीं है, तो एप्रोप्रिएटनेस मतलब रिलायबिलिटी। तो मुझे बताइए कौन सा एविडेंस ज्यादा रिलायबल होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल? इसका आंसर आप दे दोगे सर? ये तो बहुत जनरल बात बोल दी सर आपने, ऑब्वियस सी बात है एक्सटर्नल रिसोर्सेस आर मोर रिलायबल। ऑडिटर ने जो खुद ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर से, तो गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल एविडेंस, गिव मी वन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल इन एक्सटर्नल एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस में आप, तो सर ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमको बैंक बैलेंस चेक करना तो बैंक स्टेटमेंट इज मोर रिलायबल देन बैंक जो कंपनी का कैश लेजर है। क्योंकि आपको जो बैंक स्टेटमेंट, तो कभी भी आप सोचिए जब किसी कंपनी का आप ऑडिट करोगे तो उसका बैंक बैलेंस चेक करने के लिए, बीइंग ग्रेजुएट स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूँ, सीए वाले बच्चे तो समझ ही जाएंगे,
बैंक बैलेंस चेक करने के लिए आपको क्या करना है, कंपनी के बैंक स्टेटमेंट को लेकर आना है। और बैंक स्टेटमेंट जो बोल रहा है, अब मैं आपसे एक अकाउंट का क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे उम्मीद है इसमें कुछ बच्चे गलत होंगे, इसका आंसर मुझे देना। अगर इसमें पोल हो जाता तो मैं पोल करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ बच्चे इसमें आंसर गलत देंगे। जनरल नॉलेज के लिए मैं पूछ रहा हूं, बैलेंस शीट में जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा, बैलेंस शीट में बैंक वाला बैलेंस लिखा जाता है, जो कंपनी के लेजर में होता है वो लिखा जाता है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, कंपनी का लेजर या बैंक स्टेटमेंट में जो बैलेंस होता है, सोच के आंसर देना। जल्दी आंसर दीजिए। तो देखिए, कई ग्रेजुएट स्टूडेंट आज गलत बोल रहे हैं। उनको लगता है कि जो बैंक का स्टेटमेंट होता है वो लिखते हैं, कभी भी नहीं लिखते। आपने अगर ये बात नहीं समझी तो सीपीए के फार में आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हो, बैंक रिकंसिलिएशन, और उसके ऊपर सिमुलेशंस तगड़ा पूछते हैं। जितने भी बच्चे पेपर एग्जाम देखिए बोले सर बैंक रिकंसिलिएशन का सिमुलेशन, मैं जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको एडवांस में बता रहा हूं, एग्जाम वाले दिन सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन सीपीए की फार में, अंकुर और ज्योति, जो आप एग्जाम देने जा रहे हो, बैंक रिकंसिलिएशन का आपको सिमुलेशंस देखने को मिलेगा। ये एडवांस में मैं बोल रहा हूँ। सारे स्टूडेंट से मैंने पूछा है सर वो इतना डिफिकल्ट पूछते हैं। वो डिफिकल्ट नहीं पूछते, वो लॉजिकल पूछते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा। और बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला सर बैंक का बैलेंस नहीं बेटा, जब बैलेंस शीट कंपनी की बना रहे हो तो कंपनी के लेजर में जो बैलेंस है वही बैलेंस आता है। और ऑफिशियली देखा जाए तो यूएस गैप के अकॉर्डिंग वो बैलेंस भी नहीं आता। एक और बैलेंस का नाम आप मुझसे सीखेंगे, ट्रू बैलेंस, जो आपने अभी तक नहीं सुना होगा। आपने इंडियन अकाउंटेंसी में सिर्फ यही सुना होगा, बैंक रिकंसिलेशन नाम की कोई चीज होती है सर, वो हमारे यहाँ सीए आते थे, वो बैंक रिकन, तो बेटा बैंक रिकंसिलेशन जरूर बनाया जाता है, लेकिन बैलेंस शीट में, ये बात ध्यान रखना, बैलेंस शीट में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। और बहुत बढ़िया आंसर लिखा है गुरनूर सिंह ने, बोले सर अगर हम बैंक का लिख लेंगे तो बैलेंस शीट मैच ही नहीं होगी। बहुत सबसे बड़ा रीजन तो यही है। कैसे मैच कर लोगे आप सारे ट्रांजेक्शन, आपका आपका पूरा हिसाब किताब गड़बड़ा जाएगा। बैलेंस शीट कैसे मैच होगी? आपका ट्रायल बैलेंस आपका तभी मैच होता है जब आप आपका बैलेंस लिखते हो, और आप कंपनी के ट्रायल बैलेंस से बनाते हो। वेरी गुड आंसर। क्योंकि अगर आप बैंक का स्टेटमेंट का बैलेंस लिख दोगे तो जिन बच्चों ने बैंक स्टेटमेंट का आंसर दिया दिन, मतलब आप सोचिए कि आप कहीं ना कहीं थोड़े से, ये जो फंडामेंटल सेशन में ले रहा हूं ये इसीलिए ले रहा हूं कि मैं आपको परख रहा हूं कि आप एक बड़ी एग्जाम की ओर जा रहे हैं, तो आपका बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। और सीपीए पास करने के लिए मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी एक रिक्वेस्ट है कि भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीपीए की एग्जाम में बहुत ज्यादा बेसिक चीजों को कवर किया जाता है। कई बार हम बहुत टेक्निकल चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन ये छोटी सी बात कई बार स्किप हो जाती है माइंड। तो कई बार मैं सीए स्टूडेंट को इस बात के लिए बताऊंगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। आपने सीए निकाला है, ठीक है, सीए इज मच मच मतलब डिफिकल्टी लेवल की तो कोई एक्सट्रीम ही होगी, सीपीए तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, अगर पूरी जर्नी को आप अपनी याद करें, लेकिन यहां पर थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो सर एविडेंस जो हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं, वो या तो हम इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल कर सकते हैं, तो आप लोगों ने एग्जांपल दिया बैंक स्टेटमेंट, और एक्सटर्नल एग्जांपल हो सकता था थर्ड पार्टी कंफर्मेशन इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो जैसे आप अपने अकाउंट रिसीवेबल से उनको लेटर लिख के पूछ सकते हैं, तो एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एंड पार्टीज, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री ट्रेंड से आपको एविडेंस मिलते हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं, तो ये आपको इंफॉर्मेशन किससे मिलेगी? अकाउंटिंग एस्टिमेट, जिसके बारे में हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल पार्टीज, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरीज, तो यहां सबसे आप क्या कर सकते हैं, अपने एविडेंस कलेक्ट कर सकते। तो वो रिपीट हो गया है। तो हम बात कर रहे थे सर, सफिशिएंसी इज मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हटा लेता हूं।
जहां पर इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है, RMM हाई होगा या लो होगा? अभी RMM क्या है, एग्जामिनर भी एग्जाम में लिख के नहीं देगा, आपको याद है कि नहीं याद है मैं पूछना चाहता हूं। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो RMM क्या होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। तो सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा, तो जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हाई होगा उतने एविडेंस ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे सर। तो एविडेंस की जो क्वालिटी है, ग्रेटर क्वांटिटी रहेगी। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन है बेटा, रट नहीं सकते, लॉजिक से बताना पड़ेगा। ग्रेटर द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लाइकली रिक्वायर्ड, हायर द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। कितनी बढ़िया बात लिखी, हायर द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लाइकली रिक्वायर्ड। जैसे कि अगर बैंक की एफडी है, बैंक एफडी, बैंक के लेटर हेड के ऊपर बैंक मैनेजर के साइन करके बैंक का नंबर डाल के लिखा हो कि हम इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि इतने की एफडी इस कंपनी के हमारे पास हैं, तो ये एविडेंस क्या है, क्वालिटी वाला है। तो अब जब इतना क्वालिटी वाला एविडेंस आपको मिल गया है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। RMM का मतलब है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अच्छा ये क्या है चीज सर, RMM क्या है? अभी आपने तो फुल फॉर्म बोल दिया, क्या ये भी अब हमें पहले लेक्चर से वापस से कनेक्ट करना पड़ेगा कि सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट? सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई गड़बड़ी है, हो सकता है सेल्स सही तरीके से रिकॉर्ड ना हो, परचेज प्रॉपर रिकॉर्ड ना हो, फिर एरर हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है, क्योंकि यहां पे बोला रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो मिस स्टेटमेंट। तो जितने ज्यादा चांसेस होंगे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट की, उतनी ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या करने पड़ेंगे, अपने ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे। हायर द क्वालिटी ऑफ एविडेंस, लेस द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस लाइकली रिक्वायर्ड। और एप्रोप्रिएट क्वालिटी, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो रिलेवेंस के लिए हम जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कि सर हमें बैंक स्टेटमेंट अगर मिल जाए तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा रिलायबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा रिलेवेंस हो जाएगा। जैसे फिर नीचे एग्जांपल मैंने मेंशन किया, ऑब्टेनिंग ए डायरेक्ट कंफर्मेशन फ्रॉम द कस्टमर इज रिलेवेंट टू कंडक्टिंग दैट रिसीवेबल एग्जिस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन है, ऑडिट इज सिंपल अगर आप लॉजिकली सोच रहे हैं। तो रिलायबल में चीजें आती हैं एक्यूरेट, कंप्लीट, ऑथेंटिसिटी एंड लैक ऑफ बाइस, ये सारी उसके क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ चीजें और मेंशन की गई हैं, रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी हमेशा किससे डिसाइड होती है, सोर्स से, नेचर से। अब ये लाइन कीवर्ड है, सोर्स से क्यों डिसाइड होती है सर, किस सोर्स से आए, इंटरनल सोर्स से आए या एक्सटर्नल सोर्स से आए, ये कहीं ना कहीं क्या है, रिलायबिलिटी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर अगर हमारे पास, अब मैं आपसे बहुत टेक्निकल क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं पीछे के लेक्चर से, अगर सर एविडेंस हमारे पास जो है वो रिलायबल हैं, तो डिटेक्शन रिस्क लो होगी या हाई होगी, आंसर दीजिए। डिटेक्शन रिस्क, अगर सर हमारे पास एविडेंस रिलायबल है तो डिटेक्शन रिस्क लो होगी या हाई होगी? तो सभी लोग सही हैं, लो होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब डिटेक्शन रिस्क प्रीवियस लेक्चर से, तो देखो आप लोगों ने कनेक्ट करना शुरू कर दिया, क्यों? क्योंकि अब आपको पीछे के लेक्चर अच्छे से याद है, समझे हुए, याद नहीं है वो, याद थोड़ी है आपको, कुछ भी याद नहीं है। अगर मैं आज आपसे बोलूं जो हमारे 6 लेक्चर हुए हैं उसमें आपको समझा हुआ ज्यादा है। आप जो फंस रहे हैं ना एमसीक्यू में, वो सिर्फ इसीलिए फंस रहे हैं बिकॉज लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान थी। जब आपका सेकंड मॉक टेस्ट आएगा, मैं देख लेना जिन लोगों के परफॉर्मेंस अगर 50 आए उनके परफॉर्मेंस 70 आएंगे, और जिनके 70 आए हैं उनके स्कोर 85 आएगा, क्योंकि अब की बार जब आप दोगे तो प्रॉपर नोट्स को पढ़ के दोगे, पिछला एक्सपीरियंस आपके साथ में होगा, मेरे लेक्चर को 2 बार रिवाइज करके, तो अगला जो मॉक टेस्ट होगा वो 40 क्वेश्चंस का होगा, 30-40 क्वेश्चन का।
और भी बड़ा होगा। और अगर उसमें आपने कर लिया स्कोर, तो इसका मतलब ऑडिट आपको आ गया है। और बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड डालूंगा मैं, मतलब लेवल बढ़ाऊंगा, पिछले लेवल से सेकंड लेवल, फिर थर्ड लेवल, फिर फोर्थ लेवल, फिर 5 लेवल मैंने डिजाइन किए हैं। वो पांचों लेवल के अगर आपने स्कोर पास कर लिया, तो आप कहीं ना कहीं उसमें अच्छे, और प्रॉपर होगा वो अनाउंसमेंट देके मैं बताऊंगा आपको। अभी 5-6 लेक्चर के बाद होगा वो, अभी नहीं है वो। तो सर हम बात कर रहे थे एविडेंस के बारे में, लास्ट 5 मिनट में कंक्लूड करते हैं। तो इंडिपेंडेंट सोर्स से मिलेगा तो वो ज्यादा रिलायबल होगा, डायरेक्ट ऑडिटर खुद कलेक्ट कर लेगा तो रिलायबल होगा, और डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होगा तो ज्यादा रिलायबल होगा। द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में बी यूज्ड एज ए एविडेंस। जैसे यहां पे एक और बात लिखी है कि कई बार एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में बी यूज्ड एज ए एविडेंस। अब जैसे हमारे पास सेल्स की है, तो अब वो कितना वापस आ जाएगा उसका कोई हमारे पास एविडेंस तो हो नहीं सकता ना। जैसे उन्होंने कंप्लीटनेस ऑफ वारंटी एंड प्रोविजन, मुझे बताइए आपने कोई गुड सेल किया है, कितना प्रोडक्ट इसमें वापस आ जाएगा, इसके लिए क्या करोगे आप, कौन से एविडेंस लेकर आओगे कि यार कंपनी वारंटी देती है कि 4% 5% हमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करना पड़ता है जो भी हमने गुड सेल किए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है सर, हमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के असर्शन की रिक्वायरमेंट होगी, और मैनेजमेंट के द्वारा दिए गए एविडेंस को क्या बोलते हैं, नाम दे दो, कंक्लूड कर देते हैं आज की क्लास। मैनेजमेंट के द्वारा प्रोवाइड किए गए ऑडिट एविडेंस को क्या बोलते हैं, असर्शन नहीं बोलते मुजताब, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो गलत वर्ड मत यूज कीजिए, ऑडिट एविडेंस जो होगा वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। तो आप सभी लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, जो एटलीस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं उनके बारे में मैं कह सकता हूं कि यू ऑल आर डूइंग गुड। और हमारी जो फंडामेंटल सेशन थी वो एक एक लेवल पर जाकर अब पहला मॉड्यूल जो है इसका फिनिश हो गया है। मैंने इसे 3 से 4 मॉड्यूल डिजाइन किए हैं। तो पहला मॉड्यूल हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया। हाँ, ये सारे नोट्स भी आपको उसमें मिल जाएंगे, एलएमएस में भी हैं, और मैं टेलीग्राम में भी इसको हैंड टू हैंड आज ही क्या कर दूंगा, मैं जस्ट क्लास के 2 मिनट बाद आपको इसके भी नोट्स मिल जाने वाले हैं मटेरियल, जिससे कि आप इसको, बाकी ग्लैम अलग है, ग्लैम की बुक्स अलग है, ये नोट्स अलग हैं, ग्लैम के क्वेश्चंस अलग है। ठीक है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं अगेन बोल रहा हूं, ये आपके बेसिक्स को इंप्रूव करने के लिए, कि जब आप ओवरऑल ऑडिट को कंक्लूड करने आओ तो आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। जो 25 30 40 लेक्चर जितने भी होंगे, एक स्टूडेंट पूछ रहे सर हाउ कैन रिलायबिलिटी चेक फ्रॉम नेचर एंड ट्रांजेक्शन। रिलायबिलिटी देखो, आप ऐसे चेक कर सकते हो ना रिलायबिलिटी। अब जैसे आपने लिखा ट्रांजेक्शन, आप मुझे बताओ किसी ट्रांजेक्शन जैसे सेल्स हुई है, अब वो सेल्स का नेचर है कि वो रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू की रिलायबिलिटी को चेक करना है तो आपको उसके लिए एविडेंस चाहिए। तो आप कौन सा बेटर एविडेंस आप कलेक्ट कर सकते हो कि एक्चुअल में सेल हुई है कि नहीं हुई है, बताइए। चलो आप सभी को एक मौका देते हैं इस लाइन का आंसर देने के लिए, कि सर हमें रिलायबिलिटी को चेक करना है। सेल्स बिल इज नॉट द रिलायबल डॉक्यूमेंट, नॉट एट ऑल। सेल्स बिल तो मैं इंटरनल बनाता हूं, मैं अभी 25 बिल फाड़ देता हूं, बताओ कि 25 बच्चों ने अभी ज्वाइन किया 2 मिनट पहले, मैं फाड़ रहा हूं बिल, और बोलो कोई रोक ले मुझे। शिपिंग एविडेंस, कितना बढ़िया आंसर दिया, तुमने ही दिया, तुमने ही क्वेश्चन पूछा। साइंड बाय द कस्टमर इज नॉट एन एविडेंस, साइन में कर रहा हूं, बोलो मोइन तुम्हारे साइन में कर रहा हूं, आज क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या वो साइन मिलाएंगे, थर्ड कोर्ट में थोड़ी खड़ा करेंगे आपको। शिपिंग बिल नकली नहीं बन सकता। इंटरनल आप बना सकते हो कुछ भी, आपका इंटरनल स्टॉक रजिस्टर बना सकते हो, बट सर वो नहीं बना सकते कभी भी यार शिपिंग बिल। सर हम तो बना लेंगे, फिर ऐसे फ्रॉड करोगे तो इसीलिए तो इनहेरेंट रिस्क है। नहीं सर हम तो शिपिंग बिल भी बना के दिखाते हैं आपको। तो फिर इसीलिए तो बोला गया कि ऑडिटर कभी भी कंप्लीटली अश्योर नहीं हो सकता, बिकॉज मैनेजमेंट में क्रिएट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये भी आप पढ़ोगे। तो ऑडिट एक बहुत ही प्रैक्टिकल है। आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा ऑडिट पढ़ने में, एटलीस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट को तो ज्यादा मजा आ रहा होगा, बाकी सीए बच्चे तो पढ़ चुके हैं। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में और नए लेसन लेसन के साथ में।